नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का समय था। चरने गए हुए गाय बैलों का झुंड वापस घरों की ओर लौट रहा था। पास ही स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे अपने अपने बस्ते कंधों पर टांगे धीमे कदमों से घर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हीं में से 4 बच्चे मुन्नी, बिट्टू, राजू और चिंटू रास्ते में खेलते कूदते लौट रहे थे। मुन्नी लगभग 12 साल की थी, बिट्टू और राजू 11 साल की और सबसे छोटा था चिंटू, सिर्फ 8 साल का। इनमें से मुन्नी और चिंटू भाई बहन थे। चारों बच्चे गेंद खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजू ने मुन्नी की तरफ गेंद फेंकी, फिर मुन्नी ने बिट्टू की ओर और बिट्टू ने चिंटू की ओर। पर चिंटू गेंद पकड़ नहीं पाया और गेंद उसके हाथ से छिटक कर लुढ़कती हुई आगे बढ़ गई। गेंद पकड़। चिंटू गेंद की ओर भागने लगा। वहीं पास एक टूटी फूटी बेंच पर करीब 70-75 साल की एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, लंबी सफेद चोटी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां। वो पहाड़ी के पीछे डूबते सूरज को एकटक देख रही थी। गेंद सीधे जाकर उसके पैर से टकराई और वहीं रुक गई। पर जैसे उस औरत को कोई फर्क ही ना पड़ा हो, उसने पलके तक नहीं झपकाई। गेंद उसके पैर से लगते ही चारों बच्चे अपनी जगह पर ही थम गए। जा, गेंद ले आ। चिंटू धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ा। वो उस औरत के पैरों के पास पहुंचा और झुककर गेंद उठाने ही वाला था कि उस औरत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। चिंटू एकदम सहर गया और घबरा कर रोने लगा। छोड़ो, छोड़ो, पर उस औरत ने उसका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो अभी भी उसी डूबते हुए सूरज को देख रही थी और जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। मुन्नी की आंखें डर से फैल गई। बिट्टू के होंठ सूख गए। राजू आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उस औरत ने चिंटू का हाथ छोड़ दिया। चिंटू पीछे जा गिरा। सूरज पूरी तरह पहाड़ी के पीछे गायब हो चुका था। अब अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैलता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता जा रहा था, उस औरत के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान फैलती जा रही थी। उसने अपनी आंखें अब उस डूब चुके सूरज की आखिरी किरणों की ओर टिका रखी थी। चिंटू गिरते ही जोर जोर से रोने लगा। बाकी तीनों उसे उठाने भागे। चिंटू उठते ही मुन्नी और बिट्टू से चिपक गया और रोने लगा। राजू ने पीछे मुड़कर उस औरत को देखा, पर वो अब भी आंखें फाड़े उस डूबे हुए सूरज की ओर ही देख रही थी। उसके होठों पर अभी वही मुस्कान जमी हुई थी। तीनों बच्चे चिंटू को लेकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। चिंटू अब भी डरा हुआ था, बुरी तरह रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुन्नी ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वो चुप नहीं हो रहा था। तभी पीछे से बिट्टू आया और बोला, अरे कुछ नहीं होता चिंटू, चल मैं तुझे बेर खिलाता हूँ, बोल खाएगा? चिंटू ने रोते रोते सिर हिला दिया। तीनों पास ही खड़ी एक औरत के पास गए और 10 पैसे के उबले बेर खरीद लिए और बेर खाते खाते तीनों अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे चिंटू का रोना बंद हो चुका था। आगे बढ़ते हुए मुन्नी को अचानक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मुन्नी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर पहुंच गए। बिट्टू और राजू आसपास ही रहते थे, लेकिन मुन्नी और चिंटू उनसे करीब आधा किलोमीटर दूर रहते थे। सबका स्कूल आने जाने का एक ही रास्ता था, इसलिए चारों साथ ही रहते और खेलते थे। चिंटू घर आते ही अपनी माँ को शाम की सारी बात बताने लगा। कैसे वो गिरा, कैसे वो रोया और कैसे बिट्टू ने उसे मीठे मीठे बेर खिलाए। फिर मुन्नी और बिट्टू ने हाथ पांव धोकर थोड़ा कुछ खाया और दोनों बच्चे पढ़ाई करने बैठ गए। अब लगभग शाम के 7:30 बज चुके थे। इस समय मुन्नी रोज बिट्टू और राजू के साथ खेलने जाती थी और कभी कभार चिंटू भी उसके साथ चला जाता था। मुन्नी ने किताब बंद की और माँ से बोली, मैं राजू और बिट्टू के साथ खेलने जा रही हूँ। चिंटू ने भी झटपट अपनी किताब बंद की और बोला, माँ मैं भी जाऊंगा। उनकी माँ रसोई में खाना बना रही थी, इसलिए उन्होंने बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोली, हाँ हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। इतना बोलकर
मुन्नी ने चिंटू का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। दोनों भाई बहन धीमे धीमे राजू और बिट्टू के घर की ओर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके चारों ओर एक चबूतरा जैसा गोल घेरा बना हुआ था और पीछे जंगल। तभी मुन्नी ने चिंटू से पूछा, तूने आज की पढ़ाई पूरी कर ली ना? हाँ दीदी, कर ली। चिंटू, सच सच बता। नहीं की। चिंटू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि पढ़ाई पूरी होने से पहले खेलने नहीं जाना? मुझे भी खेलना। बात करते करते चिंटू एकदम चुप हो गया और मुन्नी के पीछे छिप गया। मुन्नी एकदम रुक गई। क्या हुआ चिंटू? चिंटू कुछ बोला नहीं, वो बस डर के मारे मुन्नी के पीछे छुपा हुआ था। अरे क्या हुआ, बोल तो। लेकिन चिंटू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस कांपती उंगलियां उठाकर बरगद के पेड़ की तरफ इशारा कर दिया। वहाँ क्या है? मुन्नी ने धीरे से उस दिशा में देखा और वो वही जम गई। वही ठीक उसी चबूतरे पर वही औरत बैठी थी। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, बस पेड़ के नीचे घुटने मोड़े बैठी हुई थी और सामने की ओर एकटक दिख रही थी। उस औरत को देख मुन्नी घबरा गई। उसे डर लगने लगा। उसने चिंटू का हाथ और कसकर पकड़ा और धीरे धीरे चलने लगी। जैसे ही मुन्नी बरगद के पेड़ से थोड़ा आगे निकली, उसने चिंटू का हाथ पकड़ पूरी ताकत से दौड़ लगाती। दोनों बिना पीछे देखे भागते रहे जब तक कि वो राजू और बिट्टू के घर नहीं पहुंच गए। राजू। मुन्नी ने जोर से आवाज लगाई। राजू तुरंत बाहर निकला। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ, मैं मुन्नी और बिट्टू के साथ खेलने जा रहा हूँ। और वो दौड़कर उनके पास आ गया। फिर तीनों बिट्टू के घर गए। बिट्टू पहले से ही बाहर तैयार बैठा हुआ था। वो हंसते हुए बोला, चलो आज पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। चारों बच्चे उछलते कूदते खेल में लग गए। खेल खेल में कब 1 घंटा निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। अब 8:30 बज रहे थे। अंधेरा और गहरा हो चुका था। तभी मुन्नी को याद आया कि अब घर लौटने का समय हो गया है। देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। मुन्नी ने इतना कहा ही था कि चिंटू ने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर वही डर लौट आया, वही जो उसने आते समय महसूस किया था। राजू और बिट्टू को चिंटू का यह बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। अरे ये चिंटू को क्या हुआ? मुन्नी, ये डर क्यों रहा है? हाँ मुन्नी, कोई बात है क्या? मुन्नी ने आते समय की पूरी बात दोनों को बता दी। वो तुरंत बोले, चलो हम भी साथ चलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम तुम्हें घर तक छोड़ आएंगे। उन दोनों की ये बात सुनकर चिंटू का डर थोड़ा कम हुआ और चारों बच्चे साथ साथ चलने लगे। चारों चुपचाप उस पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में आगे वही बरगद का पेड़ आने वाला था। उन्हें दूर से ही वो बरगद का पेड़ दिखाई देने लगा। चिंटू उसे देखते ही फिर डरने लगा। बाकी तीनों बच्चे भी डरे हुए थे, लेकिन चिंटू सबसे ज्यादा सहमा हुआ था। पेड़ की काली परछाई अंधेरे में झूलती चढ़े सब कुछ पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। सबने अपनी चाल धीमी कर दी और फिर उन्हें दूर से ही वो बूढ़ी औरत नजर आई। इस बार वो थोड़ी बाई तरफ बैठी थी, ऐसे जैसे हर आने जाने वालों को साफ दिखाई दे सके। उसके पास एक मिट्टी का कटोरा था और उस कटोरे में ढेर सारे उबले हुए बेर रखे थे। वो औरत एक एक कर बेर उठाती, खाती और फिर उसका बीज जमीन पर थूक देती। बीज के गिरने की आवाज रात की खामोशी में और साफ सुनाई दे रही थी। मुन्नी, राजू और बिट्टू दूर से ये सब देख रहे थे। अब क्या करें? घूमकर चले? नहीं, घूमकर तो जंगल से होकर जाना पड़ेगा। चल, धीरे धीरे चुपचाप चलते हैं। चारों बच्चे एकदम चुप होकर आगे बढ़ने लगे, इतने धीमे कि उस सन्नाटे में उनके पैरों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। सिर्फ रात के कीड़ों की भनभनाहट, हवा की हल्की गूंज और उस औरत के बीज थूकने की आवाज। उसकी आंखें बंद थी। बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और लगभग उस औरत को पार कर चुके थे। तभी चिंटू की नजर उस कटोरे पर पड़ी। वो अचानक जोर से चिल्ला पड़ा, दीदी देर।
मुन्नी, बिट्टू और राजू एकदम घबरा गए। उन्होंने तुरंत चिंटू का मुंह हाथ से ढक लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चिंटू की आवाज़ उस बूढ़ी औरत के कानों तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने चिंटू की आवाज़ सुनी, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों बच्चों की तरफ देखने लगी। उसने बेर खाना तुरंत बंद कर दिया था। बच्चे डर के मारे वही जमे हुए थे, ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे, जैसे उनके पैर जमीन में धंस चुके हो। उस औरत ने खाया हुआ बेर का बीज धीरे से थूका। उसके होठ हल्के से हिले और वो बोली, तुम्हें बेर पसंद है? बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ बच्चों, मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें बेर पसंद है? चिंटू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मासूमियत से हाँ में अपना सिर हिला दिया। राजू, मुन्नी और बिट्टू ने घबराकर तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे मना करने लगे। चिंटू चुप चुप। उस औरत ने चारों बच्चों को बारी बारी से देखा। उसकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी थी। वो फिर बोली, खाओगे? चिंटू एक कदम पीछे हट गया। नहीं, नहीं खाऊं, नहीं नहीं। उस औरत की आवाज और भी मुलायम हो गई। क्यों? चिंटू धीरे से डरते हुए बोला, शाम को आपने मुझे डरा दिया था। वो औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। चलो एक काम करते हैं, मैंने तुम्हें डराया था ना, तो आओ एक कटोरी बेर खा लो। मुन्नी ने डर के मारे ना में सिर हिला दिया। नहीं नहीं, हमें देर हो रही है। राजू और बिट्टू भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उस औरत की मुस्कान थोड़ी और फैल गई। डरो मत, अच्छी कहानी भी सुनाऊंगी। कहानी? ये शब्द सुनते ही चारों बच्चों की आंखें एकदम चमक उठी। उस औरत ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कहानी। तुम्हें कहानी पसंद है? चारों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उन्हें अभी भी डर लग रहा था। तो आओ बैठो। कोई ऊपर जाने को तैयार नहीं था। डरो मत, आओ ऊपर आओ। धीरे धीरे चारों बच्चे चबूतरे पर चढ़ गए। उस औरत ने पेड़ की पत्तियों से बनी कटोरियों में बेर भरकर चारों की ओर बढ़ा दिए। बच्चों के मन में जैसे डर धीरे धीरे मिटने लगा था। अच्छा, पहले खाओ, तब भी तो कहानी समझ आएगी। बच्चों ने बेर खाना शुरू कर दिया। बेर बहुत मीठे थे और चटपटे भी। वो औरत बरगद के बेल से कुछ बना रही थी, जैसे कोई टोकरी। अच्छा, तुम सबका नाम क्या है? चारों बच्चों ने अपना अपना नाम बताया। उस औरत ने एक एक कर सबके नाम दोहराए और हर नाम के बाद उस बेल से टोकरी को लपेटती जाती और फिर चारों बच्चे चुपचाप बेर खाने लगे। तो कौन सी कहानी सुनोगे? राजू बोला, जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। चांद बादलों में छुप चुका था। हवा में ठंड बढ़ने लगी थी। वो औरत बच्चों को कटोरी में बेर भरकर देती जा रही थी और आसपास एक अजीब खामोश सन्नाटा छा गया। तभी उस औरत ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। एक बार की बात है, आज से करीब 700 साल पहले एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, सूर्यगढ़। चारों बच्चे उस औरत के और पास खिसक गए। वहाँ के राजा थे राजा वीरेंद्र और रानी थी रानी मृदुला। राज्य बहुत खुशहाल था। हर घर में सोना चांदी, पेट भर खाना, ना कोई दुख ना कोई चिंता। एक दिन एक अजीब घटना हुई। वहाँ जोरदार बारिश होने लगी, लगातार 10 दिन तक। ऐसी बारिश कि पहाड़ भी दरकने लगे, मवेशी मरने लगे, बच्चों में बीमारियां फैल गई, घरों में खाना खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? राजा रानी
और पूरा राज्य डर गया। सब सोचने लगे, अगर बारिश नहीं रुकी तो पूरा सूर्यगढ़ डूब जाएगा। उसी वक्त राज्य में एक औरत आई। उसका नाम था वह औरत थोड़ा झुककर बच्चों के और करीब आई और बेहद धीमी फुसफुसाती आवाज में बोली, रत्ना। मुन्नी ने माथा सिकोड़कर पूछा, रत्ना? हाँ, रत्ना। उसका नाम रत्ना था। फिर उसने कहानी को और गहरा करते हुए कहा, जिस दिन वो सूर्यगढ़ पहुंची, बारिश और भी तेज हो गई। आंधी तूफान, ऐसा लग रहा था मानो आसमान फटकर गिर पड़ेगा। लोग डरकर अपने घरों में बंद हो गए, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। पर रत्ना उस भयानक तूफान में भी धीरे धीरे चलती हुई राज्य के ठीक बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अचानक और एक भयानक बिजली आसमान को चीरते हुए गिरी, जैसे बादल उसे लड़ने के लिए ललकार रहे हो। पर रत्ना अपनी जगह से टस से मस ना हुई। वो अपने हाथ ऊपर उठाए खड़ी रही, जैसे बादलों को डरा रही हो। और फिर वो जोर से चिल्ला उठी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे अगर उसका आदेश नहीं माना तो वो उन बादलों का सर्वनाश कर देगी। फिर और उसी पल बारिश एकदम रुक गई। आसमान साफ हो गया, बाहर धूप खिलाई। चारों बच्चे हक्का बक्का रह गए। दादी, उसे जादू आता था क्या? बिट्टू ने तुरंत मुंह बनाकर कहा, अरे नहीं, जादू वादू कुछ नहीं होता। उन्होंने चिड़े हुए अंदाज में पलटकर कहा, होता है बिट्टू, होता है, तुझे कुछ नहीं पता। वो औरत हल्का मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे उसे बच्चों को कहानी सुनाने में मजा आ रहा हो। तभी चिंटू अचानक बोल पड़ा, और बेर चाहिए। बाकी तीनों बच्चे हंस पड़े। वो औरत भी मुस्कुराई। फिर उसने मुस्कुराते हुए चिंटू की कटोरी में बेर डाल दिए और धीरे से कहा, बस आज के लिए इतना काफी है, बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगी। चारों बच्चे एक साथ चिल्लाए, अरे नहीं, अभी सुनाओ। बाकी की कहानी कल। अगर आज ही सारी कहानी सुना दूंगी तो तुम कल कैसे आओगे? और वो नीचे देखते हुए अपने टोकरी बुनने लगी। चारों बच्चे ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उठकर वहां से जाने लगे। तभी मुन्नी ने पूछा, आपका नाम क्या है? उस औरत ने ऊपर देखा, जैसे ये सवाल उससे किसी ने पहली बार पूछा हो। मेरा नाम? मुझे तुम दादी बुला सकते हो। दादी? ठीक है दादी। इतना कहकर चारों बच्चे अपने अपने घर की ओर चल दिए। मुन्नी और चिंटू घर पहुंच चुके थे। उन्होंने खाना खाया और जल्दी से सो गए। रात और गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव शांत पड़ा था। सिर्फ हवा में हल्की सरसराहट गूंज रही थी। मुन्नी अपने माता पिता के साथ चिंटू की बगल में सो रही थी। अचानक वो नींद में बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं, बारिश बंद करो, बारिश बंद करो, बारिश बंद करो। वो जोर से चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ घबरा गई। उसने मुन्नी को बाहों में भर लिया। बस बस मुन्नी, डर मत, मैं यही हूँ। धीरे धीरे मुन्नी शांत हुई और फिर सो गई, सो गई, सो गई। मैंने कहा था ना, बाकी की कहानी कल सुनाऊंगी। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। इसका दूसरा भाग कल शाम ठीक 7:30 बजे आएगा। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।